पेश है बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। अब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ पुष्पा का ही राज होगा। 15 दिन बाद इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हाल ही में आए ट्रेलर से काफी कुछ धूम मची हुई है, लेकिन अब खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका से खबर आई है कि यूएस प्री सेल्स काफी पहले वहां शुरू हो गए थे। अब फिल्म ने वहां पर एक नया इतिहास रच दिया है। पुष्पा 2 ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिससे पता चलता है कि यह फिल्म यूएस प्री सेल्स में $1 मिलियन का आंकड़ा छू चुकी है। इसी के साथ सबसे तेज प्री सेल और टिकट बेचने वाली ये पिक्चर बन गई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को रिलीज होने में 15 दिन भले ही बाकी हों, लेकिन यूएस में 30,000 से ज्यादा टिकट्स आज की तारीख में बिक चुके हैं। करीब 3,230 शोज हैं जो वहां अभी से कंफर्म हो गए हैं। पिछले लंबे वक्त से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच खटपट की अटकलें तेज हैं। दोनों के बीच बढ़ती दूरियों की खबरें इन दिनों मीडिया में छाई हुई हैं। एक बार फिर ऐसी खबरों को हवा मिलने के बाद दोनों के फैंस काफ़ी निराश हैं और उन्हें लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिषेक या सलमान नहीं, बल्कि कोई और था ऐश्वर्या की पहली पसंद। जी हाँ, एक पिछले रिलेशनशिप की जानकारी निकलकर सामने आई है और जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐश्वर्या राय का नाम सबसे पहले एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ा गया जिसे हो सकता है आप ना भी जानते हो। तो मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। ये एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन रहे हैं, सबीर भाटिया। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब सलमान के बाद ऐश्वर्या की ज़िंदगी में सबीर भाटिया उनकी लाइफ में आ गए थे और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा था। ऐश्वर्या और सबीर के बीच नज़दीकियों की खबरें मीडिया में भी खूब चल रही थीं। सबीर ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया था और कहा था कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी ने उस वक्त सबको चौंका दिया था। 2007 की बात है। अचानक शादी की खबर आई थी और हर कोई हैरान था कि ऐश्वर्या और अभिषेक की कैसे शादी हो गई। बिग बॉस 18 को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी सारा बज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन घर का माहौल अब बदल रहा है क्योंकि घर में 3 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं। ये तीनों हैं अदिति मिस्त्री, यामिनी मल्होत्रा और एडन रोज। मज़ेदार बात यह है कि तीनों की एंट्री से पूरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। एक और घर के लड़कों की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर घर में पहले से मौजूद लड़कियों की टेंशन बढ़ गई है। इसकी एक झलक प्रोमो में देखने को मिली है। उधर फैंस भी अपकमिंग एपिसोड को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। बिग बॉस 18 से जुड़े अपडेट शेयर करने वाले एक फैन पेज बिग बॉस तक ने अपकमिंग एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो भी शेयर किया है। इस प्रोमो में तीनों लड़कियां बहुत ही अलग दिलकश अंदाज में घर में एंट्री ले रही हैं और तीनों वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट्स की ये जो ट्रिपल डोज है, इसको देखकर जो घर में मौजूद लड़के हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। बात करेंगे नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल इस डॉक्यूमेंट्री की। 18 नवंबर को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो गई। ये एक बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री है जो कि नयनतारा की ज़िंदगी पर बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा ने अपने पिछले कई रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है। इसके साथ ही नागार्जुन अक्किनेनी ने भी खुलासा किया है कि वो जब नयनतारा के साथ बॉस नाम की फिल्म के लिए काम कर रहे थे तो वो उस वक्त शांत नहीं रहती थी। नयनतारा ने फिल्म मेकर विघ्नेश शिवान के साथ साल 2022 में शादी कर ली थी। इस डॉक्यूमेंट्री में उनकी शादी की कुछ क्लिप्स भी दिखाई देती हैं। नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल में उनके करीबी लोग शामिल हैं, जिनमें नागार्जुन भी हैं। साल 2006 में नागार्जुन और नयनतारा ने एक तेलुगु फिल्म बॉस में साथ में काम किया था। उस वक्त बताते हैं नागार्जुन की फ़ोन बजने से डर लगता था। असल में था ये कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए लोग स्विट्ज़रलैंड में गए हुए थे। उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था नागार्जुन को कि नयनतारा एक ऐसे रिश्ते में है जो उन्हें मेंटली काफ़ी परेशान कर रहा है। तो नागार्जुन ने इसमें कहते हैं कि मुझे याद है स्विट्ज़रलैंड में हम शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त वो एक बहुत ही अशांत दौर से गुजर रही थी। उस दौरान हम सभी को उनके फ़ोन बजने से डर लगता था क्योंकि फ़ोन पर बात करने के बाद उनका मूड ख़राब हो जाता था और वो काफ़ी शांत हो जाती थी। अपने पास्ट रिलेशंस की वजह से नयनतारा ने एक्टिंग से ब्रेक लिया। 2 साल के बाद उनको नागार्जुन की तरफ से एक फिल्म का ऑफर मिला और फिर उन्होंने दोबारा शुरुआत की। साल 2015 में नानुम राउडी धान इस फिल्म के दौरान नयनतारा और विघ्नेश के रिश्ते की शुरुआत हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली। कुछ वक्त पहले ये कपल सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों का स्वागत कर चुका है। 22 नवंबर को दोबारा रिलीज हो रही राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में एक और एक्टर का किरदार बहुत आइकॉनिक था जो इस फिल्म के फैंस को अभी तक याद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाभी जी घर पर हैं फेम
आसिफ शेख की। फिल्म में उन्होंने अमरीश पुरी के बेटे का रोल निभाया था, जिसका डायलॉग व्हाट अ जोक बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल में पहले आसिफ नहीं बल्कि गुलशन ग्रोवर होने वाले थे? तो आखिर क्या वजह रही जो करण अर्जुन में बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर की एंट्री नहीं हुई? तो करण अर्जुन के जो डायरेक्टर हैं राकेश रोशन, उन्होंने बताया है कि गुलशन ग्रोवर को अपनी फिल्म से उन्होंने आखिर अलग क्यों किया था। राकेश बताते हैं कि अमरीश के बेटे के रोल में पहले गुलशन ग्रोवर को कास्ट किया गया, उनके साथ शूटिंग शुरू हुई, इसके बाद उन्हें फिल्म से जाने को कहा गया। फिल्म मेकर बताते हैं कि गुलशन ने 2-3 दिन की शूटिंग कर ली थी, लेकिन वो बहुत लेट आते थे और उनकी टाइमिंग ही ऐसी थी। अगर मैं उन्हें 11 बजे बुलाता था तो वो 3 बजे आते थे। उनकी गलती नहीं थी, उस समय वो बहुत सारी फिल्में कर रहे थे एक साथ। मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं चल पाएगा, मैं टाइमिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ और सबको इंतज़ार करना पड़ता है और मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो बस राकेश रोशन ने फैसला किया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए और फिर गुलशन ग्रोवर चले गए। बाद में गुलशन की जगह आसिफ शेख को फिल्म में कास्ट किया गया, जो फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाते नजर आए। इस रोल के बाद उन्हें फिर कुछ फिल्में ऑफर हुई, लेकिन फिल्मों में उनकी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं और उसके बाद वो टीवी पर आ गए। और आप जानते ही हैं आजकल वो भाभी जी घर पर हैं फेम बने हुए हैं। आसिफ शेख एक अच्छे खासे एक्टर हैं। 14 नवंबर का दिन याद कीजिए जब बॉबी देओल की कंगुआ रिलीज़ हुई, पहली साउथ की फिल्म उनकी, और उसको लेकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे एनिमल में उन्होंने जादू सा कर दिया था, कुछ वैसा होने वाला है। लेकिन कंगवा देखने जो लोग पहुंचे थिएटर्स, उनको बड़ी निराशा हाथ लगी। वो बहुत परेशान हो गए बॉबी देओल को देखकर। जितनी उम्मीदें थीं उसका 5% भी नहीं दिखा। बॉबी देओल कंगवा के विलन बने हैं, उनका नाम इस फिल्म में उधिरन है और फिल्म के दूसरे हाफ में उनकी एंट्री होती है, पर थोड़े बहुत एक्शन के अलावा वो कुछ दिखा नहीं पाए हैं। और कुल 4 वजह निकल कर आई हैं। एक पहली बात तो यह है कि उनकी एक्टिंग में दम नहीं दिखा है। तो बॉबी देओल को 10 में से लोगों ने 3 या 4 नंबर दिए हैं एक्टिंग के मामले में। बेशक फिल्म में उनकी एंट्री जो है वो सेकंड हाफ में कराई गई है, ये सोचकर कि जैसे एनिमल में वो लास्ट में आए थे और छा गए थे, लेकिन कुछ दम नहीं है, वो पावर मिसिंग है उनकी एक्टिंग में। और उधिरन नाम का जो विलन का रोल उन्हें दिया गया है वो अपनी छाप छोड़ने में असफल रहता है। हालांकि दूसरे हाफ में बॉबी देओल को काफ़ी स्क्रीन टाइम दिया गया है, ऐसे में वो एक्शन करते भी दिखाई दिए हैं, लेकिन नॉर्मल सीन्स जो हैं वो बहुत फीके हैं। एक्शन सीन ठीक ठाक हैं, लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। और एक ऐसा भी लगता है कि कहानी बिल्कुल अलग जोन में चल रही है। जितना उनका भयंकर लुक दिया गया था, उनका अंदाज उतना ही ठंडा नज़र आया। और एक समय बाद ऐसा लगा कि एक्शन सीन्स के जाते ही वो भूल जाते हैं कि उन्हें अपना खौफ बनाकर रखना है। हिंदी डबिंग जो हुई है इस फिल्म की, उसको भी कहा गया कि काफ़ी ख़राब है, डबिंग अच्छी नहीं हुई है। पहले ही विलन में मतलब वो खलनायक वाली वाइब नहीं दिख रही थी, और फिर डबिंग इतनी ख़राब हुई, बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना पुअर है कि लोगों के अंदर वो खौफ, वो डर पैदा कर ही नहीं पाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि डबिंग की वजह से भी ये काफ़ी मामला ख़राब हुआ है। रोल काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता था, लेकिन सूर्या के सामने बॉबी देओल टिक नहीं रहे थे। पहले तो उनकी एंट्री इतनी देर से कराई गई कि मामला ऐसा लगा कि अब आएंगे ही नहीं वो। फिर विलन और हीरो के बीच जो एक्शन सीन है, वो एक्शन सीन थोड़ा बहुत असर छोड़ते, लेकिन उसको उनको सपोर्ट करने के लिए जो साउंड आना चाहिए था, बैकग्राउंड साउंड आना चाहिए था, वो सब इतना बकवास था कि लोग उससे जुड़ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर कंगवा जो है वो बॉबी देओल की एक फुस बम साबित हुई है। सलमान के सामने अश्नीर का आना और अश्नीर की घिग्गी बन जाना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। और अब अश्नीर ने अपनी सफाई दी है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अश्नीर की घिग्गी बन गई थी और वो जो डील की बात कर रहे थे वो पॉडकास्ट में वो गलत थी। तमाम बातें सुनने के बाद अश्नीर ने एक्स पर एक पोस्ट की है और अश्नीर ग्रोवर ने लिखा है कि उम्मीद है आपको बिग बॉस का वीकेंड का वार पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है कि इस एपिसोड को तगड़ी टीआरपी भी मिली है। वैसे नीचे लिखी हुई सभी बातें सही हैं। और फिर कुछ पॉइंटर्स अश्नीर ग्रोवर ने लिखे हैं ताकि वो अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएं। वो लिखते हैं, सलमान एक कमाल के होस्ट और एक्टर हैं। सलमान जानते हैं कि बिग बॉस में क्या चलता है। मैंने हमेशा सलमान की समझ और बिजनेस सेंस के लिए उनकी तारीफ की है। उनके लिए कभी कोई अपमानजनक बात मैंने नहीं कही है। डील को लेकर दिए गए मेरे नंबर्स हमेशा सही होते हैं, वो बैंक हो या फिर ऑडिटर, ये उसे वेरीफाई करते हैं, तभी मैं इस तरह के नंबर्स बोलता हूँ। फिर ये कहते हैं कि मई 2019 में JW मैरियट जूहू होटल में 3 घंटे के लिए ब्रांड कोलैब पर एक खास मीटिंग में मेरी सलमान खान से मुलाकात हुई थी और
हो सकता है उसका जो एड डायरेक्टर था उसे याद ना हो, क्योंकि उस वक्त में कोई फेमस इंसान नहीं था और वो बहुत से लोगों से मिला करते थे। बिग बॉस में गेस्ट के तौर पर आने का इनविटेशन बेनाम नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे कि चेक यानी पैसा मिला। क्योंकि पॉडकास्ट में अश्नीर ग्रोवर ने यह भी बताया था कि सलमान की टीम के एक सदस्य ने उनसे तब ये कह दिया था कि प्लीज़ उनके साथ में फ़ोटो मत मांगिएगा, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी बात को छेड़ते हुए अश्नीर ग्रोवर ने अपनी बात ख़त्म की और लिखा, अब आखिर में मेरे पास उनके साथ एक फ़ोटो है जो मैंने पहले नहीं ली थी। अश्नीर ग्रोवर ने पोस्ट के आखिर में सलमान खान को टैग किया और साथ ही उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं, और ये पोस्ट जो है अब काफ़ी वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं फरहान अख्तर की। इनकी आने वाली फिल्म 120 बहादुर 120 बहादुर का पोस्टर आउट हो गया है। रेजांगला लड़ाई की 62वीं वर्षगांठ पर फरहान ने पोस्टर शेयर करके 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके उन्होंने कैप्शन में लिखा, 1962 को 62 साल हो चुके हैं। आज हम रेजांगला के वीरों के अद्वितीय साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं। 120 बहादुर मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों की वीरता और अदम्य साहस को मेरी श्रद्धांजलि। ये 120 बहादुर कई बाधाओं के बावजूद अपनी ज़मीन पर डटे रहे। उनकी कहानी समय के साथ गूंजती है और हमें स्वतंत्रता की कीमत और एकता की ताकत की याद दिलाती है। फरहान ने अहीर समुदाय का उल्लेख किया है और कहा है कि अहीर समुदाय को विशेष सलाम, जिनके बेटों ने हमारे देश की रक्षा में बेजोड़ बहादुरी दिखाई। 1962 के भारत चीन युद्ध के इस महत्वपूर्ण अध्याय के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। फरहान ने फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें वो बंदूक थामे हैं और उनके मुंह पर खून लगा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा है, वो 3000 थे और हम। अभिनेता ने बताया कि फिल्म सिनेमाघरों में साल 2025 में दस्तक देगी। हैशटैग के साथ उन्होंने आगे लिखा, रेजलांग युद्ध, रेजलांग की लड़ाई, रेजलांगला शहीद दिवस, 120 बहादुर, भारत के नायक, साहस और बलिदान की याद, अहीर समुदाय। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर चार्ली कंपनी ने 120 सैनिकों ने 3000 से अधिक चीनी सैनिकों का सामना किया था। देश के वीर आखिरी दम तक साहस के साथ डटे रहे और देश की रक्षा की। उधर राकेश रोशन जो है वो डायरेक्शन से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। उनका कहना है कि सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 का तो निर्माण होगा और क्रिश फ्रेंचाइजी के जो फैंस हैं वो लंबे समय से क्रिश 4 की अनाउंसमेंट की इंतज़ार भी कर रहे थे। इस सीरीज़ की पिछली फिल्मों ने दर्शकों के बीच काफ़ी अच्छी पहचान बनाई। हालांकि राकेश रोशन अब निर्देशन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्रिश 4 पर जल्द ही अपडेट दे दिया जाएगा। राकेश रोशन ने बॉलीवुड हंगामा से एक बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है कि वो अब निर्देशन से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे किसी फिल्म का निर्देशन करूंगा, लेकिन मैं जल्द ही क्रिश 4 की जो अनाउंसमेंट है वो करने वाला हूं। आप जानते हैं 2003 में कोई मिल गया आई थी, उसके बाद क्रिश की शुरुआत हुई। 2006 में क्रिश, 2013 में क्रिश 3 आई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में रोहित और उनके बेटे कृष्णा यानी क्रिश का किरदार निभाया। प्रियंका चोपड़ा ने क्रिश और क्रिश 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, एक हमारे बॉलीवुड के संगीतकार हैं शेखर रविजानी, विशाल शेखर वाले। उन्होंने हाल ही में बताया कि एक वक्त ऐसा था जब उनकी आवाज़ चली गई थी, वो गा नहीं पा रहे थे, और उन्होंने एक खुलासा तब किया है जबकि वो अब इस बीमारी से रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन उनके इस खुलासे से उनके चाहने वाले काफ़ी चिंता में और हैरानी में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया था, लेकिन अब उन्होंने इस पर जीत हासिल की है, इस बीमारी को ठीक कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पहले इसके बारे में कभी शेयर नहीं किया लोगों से, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बताऊं कि 2 साल पहले मेरा लेफ़्ट वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया था और फिर बाद में डॉक्टरों की मदद से मैं ठीक हुआ, मैंने हिम्मत नहीं खोई। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत होती है हौसला बनाकर रखने की। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।